नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हमने जो अपना सत्र आरंभ किया था वो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन और नामकरण नाम से, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा आज का 3rd लेक्चर है। लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोड कर दी गई है। 1 और 2 कर दी गई अपलोड। लगभग 2 घंटे का वीडियो होगा। आप लोग उसको देख लियो, उसके बाद लेक्चर 3rd में आए। चलते हैं आगे। ये हम अपना कर रहे थे नामकरण। नामकरण, काल विभाजन, आदिकाल का किसने क्या नाम दिया है। ग्रियर्सन ने, मैं बता चुकी थी, ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया है। रामाशंकर शुक्ल ने, साल ने जय काल नाम दिया है। क्यों दिया है ये सारी चीजें मैं लेक्चर में कवर कर चुकी हूँ, तो फिर से मैं नहीं कर रही हूँ। आप लोग उसको देख ले काइंडली। आचार्य रामचंद्र शुक्ल वीर गाथा काल नाम दिया है। राहुल सांकृत्याय ने सिद्ध सामंत काल दिया है। क्यों सिद्ध सामंत काल नाम दिया है, इसको तोड़ तोड़ के चीजें बताई गई है सरल सहज भाषा में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल नाम दिया है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीर काल नाम दिया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल नाम दिया है। राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल नाम दिया है। सुमन राजे आधार काल। सुमन राजे आधार काल कहती हैं। आधार, हिंदी साहित्य की आधार, आधार कहां से बनता है, आदिकाल से बनता है ना, तो इसीलिए सुमन राजे क्या कहती है, इसको आधार काल कहती है। ठीक, सुमन राजे क्या कहती हैं, आधार काल। धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा क्या कहते हैं, आदिकाल का धीरेन्द्र वर्मा नाम देते हैं अपभ्रंश काल। ये धीरेन्द्र वर्मा तो यहाँ ध्यान ही रखना है, साथ में क्या ध्यान रखना है, बच्चन सिंह, बच्चन सिंह ने भी क्या नाम दिया है, बच्चन सिंह, बच्चन सिंह भी क्या कहते हैं, इसे अपभ्रंश काल ही कहते हैं। धीरेन्द्र वर्मा और बच्चन सिंह, ये दोनों का नाम ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा है, गणपति चंद्रगुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। ये दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, आरंभिक काल और प्रारंभिक काल, तो ध्यान रखेंगे। प्रारंभिक, प्रारंभिक काल किसने कहा है, प्रारंभिक काल कहा है गणपति चंद्रगुप्त ने, गणपति चंद्र ने, ठीक है। और आरंभिक, आरंभिक काल किसने, आरंभिक काल का है मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधु में कौन कौन आते हैं बताइए, बच्चन सिंह ने क्या कहा है, अपभ्रंश काल, ये तो मैंने बता दिया। चलते हैं, अब शुक्ल ने क्या नाम दिया था, शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल नाम दिया है। वीर गाथा काल किस आधार पर बताया है, देख लेते हैं एक बार। शुक्ल के अनुसार, इंपॉर्टेंट कथन है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट लगा देती हूँ, विविध परीक्षाओं में पूछी गई हैं ये प्रश्न। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति और श्रृंगार, नीति और श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। क्या करते थे, वीर गाथा काल में कौन ये सारी राजाओं की पराक्रम का गान कौन करता था, चारण, चारण या भाट। इसी को आधार बना के किसने चारण काल कहा है, ग्रियर्सन ने। और संधि और चारण काल किसने कहा है, राम कुमार वर्मा ने। इन्हीं चारणों को आधार बना के, ठीक। यही प्रबंध परंपरा रासो नाम से पाई जाती है। यही प्रबंध परंपरा किस नाम से पाई जाती है, रासो नाम से, जिसे लक्षित करके हमने इसे क्या कहा है, वीरगाथा काल। ठीक, आई होप की चीजें समझ में आ गई होंगी। जो राजाश्रित कवि थे वो क्या करते थे, राजाओं का गुणगान किया करते थे, उनके पराक्रम का गुणगान करते थे। उसी को आधार बना के, वही जो रासो ग्रंथ लिखे गए थे उसी ही आधार बना के हम इसे क्या कहते हैं, शुक्ल वीरगाथा काल। आगे चलते हैं। बच्चन सिंह, यहां जो भी कथन है इंपॉर्टेंट है, परीक्षा उपयोगी है और आए भी हुए हैं प्रश्न, ठीक। बच्चन सिंह कहते हैं आदि का नाम भ्रामक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। अगर ये प्रश्न इस प्रकार पूछ देता है कि किसने
आदिकाल को किसने आदिकाल को भ्रामक भ्रामक काल कहा है? ऑप्शंस में दे दे। शुक्ल, रामस्वरूप, चतुर्वेदी, रामविलास और बच्चन। तो क्या सही उत्तर होगा? बच्चन। किसने भ्रामक कहा है आदिकाल को? आदिकाल नाम भ्रामक, ध्यान रखेंगे, बच्चन सिंह ने। इसे बाबा क्यों भ्रामक है? क्योंकि इससे बाबा आदम के जमाने का आभास होता है, इसलिए बच्चन सिंह क्या मानते हैं? भ्रामक मानते हैं। आगे बच्चन सिंह का ही कथन है कि पहले प्रयोक्ता विद्यापति हैं। इन सब चीजों को ध्यान छोड़ देंगे। विद्यापति को पहला कवि मानने वाले कौन है? अगर पूछ लिया जाए कि विद्यापति को पहला कवि किसने माना है, तो विद्यापति को पहला कवि किसने माना है? ध्यान रखेंगे, बच्चन सिंह ने। विद्यापति को पहला कवि विद्यापति ने माना है, विद्यापति को पहला कवि बच्चन सिंह ने माना है। ठीक, यहां से आते हैं अब अपभ्रंश काल। मैंने बताया चूंकि आदिकाल को ये क्या कहते हैं? अपभ्रंश काल। अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय कहना अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। क्या कहना चाहते हैं वो? आदिकाल को अपभ्रंश काल, अपभ्रंश काल कहते हैं। कौन? बच्चन सिंह। यहाँ जातीय शब्द लगा है। जातीय शब्द का बहुत बार प्रयोग रामविलास शर्मा ने किया है, तो इससे आप लोग बिल्कुल भ्रामिक नहीं होंगे। रामविलास शर्मा करते हैं विशेष रूप से इसका प्रयोग, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है अपभ्रंश काल इसके लिए प्रयोग किया है किसने? बच्चन सिंह ने। ठीक, डॉक्टर नगेंद्र भी इसे आदिकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? नगेंद्र इसे आदिकाल। नगेंद्र होता है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है नागेंद्र लिखते हुए, तो ध्यान रखेंगे नगेंद्र होता है। ठीक, नागेंद्र नहीं। नगेंद्र भी क्या मानते हैं इसको? नगेंद्र जो है इसे मानते हैं आदिकाल। बच्चन सिंह अपभ्रंश काल, और किस आधार पर? क्योंकि वो आदिकाल को क्या कहते हैं? अपभ्रंश काल। क्यों? क्योंकि उनके अनुसार इसे बाबा आदम का, इसके जमाने का बोध होता है, इसलिए वो इसे अपभ्रंश काल मानना अधिक उचित मानते हैं। आगे चलते हैं। अब जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन और नामकरण। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम बताइए। जॉर्ज ग्रियर्सन की पुस्तक का क्या नाम है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है, इन्होंने क्या किया? सबसे पहले काल विभाजन और नामकरण का प्रयास किया है। ये ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या किया था इन्होंने? काल विभाजन एवं नामकरण। काल विभाजन और नामकरण का पहला प्रयास इन्होंने किया है ग्रियर्सन ने। किस पुस्तक में? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। ठीक, और काल ये इन्होंने किस पद्धति को आधार बनाया है? काल क्रमानुसार। काल क्रमानुसार में किसे आधार बनाया जाता है? जन्म तिथि को। ठीक, किसे आधार बनाया जाता है? जन्म तिथि को आधार बनाते हैं। आगे चलते हैं। और ये ध्यान रखना, ग्रियर्सन ने कितने अध्यायों में विभाजित किया अपने काल विभाजन नामकरण को? 11। 11 क्या है? अध्याय है। ध्यान रखना है, 11 अध्यायों में। पूछा गया प्रश्न है, इस बार पूछा था कि कंपनी के शासन में हिंदुस्तान नाम से काल विभाजन किसका है? तो किसका है? कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ग्रियर्सन का। तो 11 अध्याय हैं, तो एक एक अध्याय को देख लेते हैं। ध्यान से सुनिए। अगर आप लोग को ईस्वी सन याद नहीं रखना है तो ना रखें, लेकिन उसका नाम बिल्कुल कंठस्थ रही लें। परीक्षा का पैटर्न बदल रहा है, किस प्रकार का प्रश्न बन जाएगा ये हम नहीं बता सकते हैं, तो इसलिए सारी चीजें हमें अपने तरफ से तैयार रहना है बिल्कुल। एक नंबर क्या है? चारण काल। दूसरा नंबर 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण। तीसरा नंबर मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य। अगर इस प्रकार पूछ लेता है
मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम काव्य नामक काल विभाजन किसने किया है? तो किसने, क्या लिखेंगे इसका उत्तर, किसने किया है? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक, चौथा नंबर है ब्रज का कृष्ण काव्य। पांचवा है मुगल दरबार। छठा है तुलसीदास, तुलसीदास नाम से है, ध्यान रखेंगे। चौथा है रीति काव्य। आठवां है तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती। नौवां है 18वीं शताब्दी। 10वां है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान। और 11वां नंबर क्या है? विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। ठीक, पूरा ध्यान रखना है 1 से 11 तक नामकरण क्या क्या है। ठीक, चले आगे, आगे चलते हैं। अब मिश्र बंधु। मिश्र बंधुओं में कौन कौन बताया गया था? इन्हें लोग सम्मिलित हैं। मिश्र बंधुओं में सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, 3 लोग हैं। निम्नलिखित क्या था? गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। 3 लोग हैं ना। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है आरंभिक काल। ध्यान रखेंगे, आरंभिक काल कहा है मिश्र बंधुओं ने। कब से कब तक आरंभिक काल है? 1700 से 1343। और वही उत्तर आरंभिक काल कब से है? 1344 से 1444। माध्यमिक काल ये क्या है? ये एक तरह से आदिकाल है। आदिकाल है। ये क्या? भक्ति काल है। भक्ति काल। ये क्या? रीति काल। और ये है आधुनिक, आधुनिक काल। माध्यमिक काल को, माध्यमिक काल में 1445 से 1560 विक्रम। पौड़ माध्यमिक काल है 1561 से 1680। अलंकृत काल है, पूर्व अलंकृत काल कब से? 1681 से 1790। उत्तर अलंकृत काल कब है? 1791 से 1889। प्रवर्तन काल कब है? 1890 से 1900 कितना है? 25। विक्रम संवत है। विक्रम संवत अगर वही जाना है तो हम, अगर हमें क्या करना है, ईस्वी में जाना तो क्या करना होगा? 57 माइनस करना पड़ेगा ना, तब ये जो आएगा वो क्या आएगा ईस्वी में। ठीक, ध्यान रहेगा चीजें। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल का, ये तो इसमें मैं VVI लगा देती हूँ, इनका तो याद रखना ही है। हिंदी साहित्य जो है वो कितने भागों में बंटता है हमारा? हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य 4 भागों में बंटता है ना। कौन कौन सा? पहला है आदिकाल, जिसे हम क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। आदिकाल, भक्तिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। आधुनिक काल। आचार्य शुक्ल, और इसका कब से कब तक मानते हैं आदिकाल को? 1050 से 1375। क्या मानेंगे? ये संवत में मानेंगे, ध्यान रखना है। भक्तिकाल कब से? 1375 से 1700। रीतिकाल 1700 से 1900। सारी चीजें संवत में चल रही हैं। 1900 से 84। ठीक, ध्यान रहेगा। आदिकाल को शुक्ल ने क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल। किस आधार पे? रासो साहित्य के आधार पर नाम दिया था ना, रासो ग्रंथों के आधार पर। ठीक, कब से कब तक? 1050 से 1375 विक्रम। भक्ति काल, जिसको पूर्व, 2 चीजें आती हैं, पूर्व और क्या आता है? पूर्व और उत्तर। ठीक, पूर्व से क्या तात्पर्य होता है? पूर्व से तात्पर्य होता है
पूर्व, जैसे हम उपन्यास सम्राट को आधार बनाए, प्रेमचंद को अगर हम आधार बनाते हैं तो प्रेमचंद के पहले जो भी उपन्यास लिखा गया था तो उसे क्या कहते हैं हम? प्रेमचंद्र पूर्व कहते हैं ना, प्रेमचंद पूर्व उपन्यास। उसके बाद प्रेमचंद के उपन्यास को प्रेमचंद्र युगीन, और प्रेमचंद के बाद के क्या कहते हैं? प्रेमचंद उत्तर बोलते हैं ना, प्रेमचंद उत्तर। तो ये पूर्व से क्या तात्पर्य होता है? पूर्व से तात्पर्य होता है पहले, उत्तर से क्या तात्पर्य होता है? बाद में। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि किसने दी थी? कोई बता सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए हम कहां पे थे? तो भक्ति काल को उन्होंने क्या कहा है? पूर्व मध्यकाल। कब से कब तक? 1375 से 1700। रीतिकाल उत्तर मध्यकाल का है 1700 से 1900। गद्य काल को आधुनिक काल का है 1900 से 84 तक। ठीक है, ये हुआ विक्रम संवत में। संवत ईस्वी में जाना है तो क्या करना है हमें? 1050 से उससे 57 घटा देना है। जो आएगा वो क्या आएगा? वो ईस्वी में उत्तर आएगा। एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि शुक्ल आदि काल में ही अधिकतर विरोध है, बाकी सब चीजों को विद्वानों ने उसी प्रकार स्वीकार किया है। ठीक, ये जितने भी हैं भक्ति काल, रीतिकाल, गद्य काल, उसी प्रकार स्वीकार है। अधिकतर विरोध कहाँ है? आदि काल में। ध्यान रखेंगे इस चीज का भी। आगे चलते हैं। रामकुमार वर्मा की पुस्तक का नाम पहले बताइए आप लोग। रामकुमार वर्मा की पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। किसकी पुस्तक है? रामकुमार वर्मा। कब लिखी गई थी? 1938। कितने प्रकरण हैं? 7। क्या कहा गया इसको? प्रकरण। ध्यान रखेंगे, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है। उन्होंने क्या माना है? आरंभिक काल को 2 भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा है, संधि और चारण। संधि काल में क्या बताया था मैंने? संधि से तात्पर्य क्या होता है? जोड़, बताया था ना। अर्थात क्या है ये? अपभ्रंश और लोक भाषा का क्या है? एक तरह से संधि। ठीक, चारण काल क्यों बताया था? क्योंकि राजा के पराक्रम पूर्ण चरित्र का गायन करते थे। कौन करते थे? चारण। ठीक है, इन्हीं दोनों को आधार बनाया गया है। किसने आधार बनाया है? रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा की पुस्तक का क्या नाम है? रामकुमार वर्मा की पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। आरंभिक काल 2 भागों में बटा है, संधि काल और चारण काल नाम से। भक्ति काल 1375 से 1700। रामकुमार वर्मा की जो दृष्टि है वो किससे प्रभावित है? विशेष रूप से शुक्ल से। ध्यान रखेंगे। रीतिकाल जो माना है शुक्ल ने, उसी को माना है। आधुनिक काल, नोट तो मैंने बता दिया। संपूर्ण ग्रंथ कितने प्रकरण में? 7 प्रकरण में। ठीक, चलते हैं आगे। आगे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी की 4 पुस्तकों का हमने उल्लेख किया था ना। कौन कौन सी? इनका कबीर नामक पुस्तक कब लिखा गया है? कबीर को विशेष रूप से मानते थे ना हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब? 1941। और इनकी एक पुस्तक क्या है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, एक पुस्तक 40 में जो किया था। और उसके बाद क्या होता है? हिंदी साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52 में, और एक 52 में। ठीक, टोटल कितने पुस्तकें हैं? ये एक हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बता दिया कौन कौन सी पुस्तक कब कब प्रकाशित हुआ था। ये बताया गया है, पहले भी बताया गया है, निमोनिक्स के थ्रू बताया गया है। आदिकाल, सबसे पहले ध्यान तो यही रखना है कि आदिकाल को आदिकाल नाम देने वाले
विद्वान का क्या नाम है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब से कब तक? 1000 से माना है इन्होंने, ठीक, 1000 से 1350। और शुक्ल ने कब माना है? 1050 से 1375। बस 50 वर्ष का ही इधर उधर हेर फेर किया हुआ है, ठीक है। बाकी सारी चीजें वैसे ही वह है। रीतिकाल को देखिए, उन्होंने भी इतना ही माना है समय। भक्ति काल 50, यहाँ अंत इन्होंने आदिकाल को 50 से किया है, उसके बाद 50 से माना है। जो कि शुक्ल ने भी 1700 तक माना है, इन्होंने भी 1700 ही माना है। आधुनिक काल को 1900 से 84 तक मान सकते हैं, जितना उनके ग्रंथ में वर्णित है। आगे चलते हैं। अब है गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र गुप्त पुस्तक का क्या नाम है? ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, इसलिए आप लोग को बार बार बताया गया है, बता रही हूं मैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब आया था इनकी पुस्तक? 1965 में। गणपति चंद्रगुप्त ने किस दृष्टि को आधार बनाया है? वैज्ञानिक। ध्यान रखेंगे, इनकी पुस्तक में भी वैज्ञानिक है और इन्होंने दृष्टि को भी आधार बनाया है, वैज्ञानिक दृष्टि ही। वैज्ञानिक दृष्टि में क्या क्या चीजें आती हैं? किस प्रकार यह वैज्ञानिक कहलाता है? इसमें क्या होता है? तथ्य को आधार बनाया जाता है वैज्ञानिक दृष्टि में। निष्पक्षता, ठीक, तटस्थता को आधार बनाया जाता है, निष्पक्षता को आधार बनाया जाता है, तथ्य को आधार बनाया जाता है। इसमें कल्पना आता है कि नहीं? कल्पना बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक। इसलिए तो यह वैज्ञानिक दृष्टि है, ये ध्यान रखेंगे। जो वैज्ञानिक दृष्टि है वह क्या है? तथ्य को आधार बनाया गया है, निष्पक्षता को आधार बनाया गया है और तथ्य को आधार बनाया गया है। कल्पना इसमें बिल्कुल नहीं आता है। अब आज चलते हैं आदिकाल। आदिकाल को इन्होंने कब से माना है? 1184 से 1350। पूर्व मध्यकाल कब है? 1350 से 1600। उत्तर मध्यकाल कब है? 1600 से 1857। आधुनिक काल सन 1857 से अब तक, ठीक, समझ गए? आगे चलते हैं। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा जो संपादित है, लिखित नहीं, विशेष रूप से क्या किया था इन्होंने? संपादन किया था, ठीक है। और किसके संपादन किया था? हिंदी साहित्य का इतिहास। डॉक्टर नगेंद्र एवं हरदयाल, ठीक है। लगभग इसमें 24 से 26 लेखकों के लेख को इन्होंने संपादित किया था। इनका जो काल विभाजन है बहुत लंबा चौड़ा है, देख लीजिए। अगर आ जाए तो आप लोग, अगर पढ़ा हुआ रहेगा तो आप लोग पकड़ सकते हैं। आदिकाल क्या है? इन्होंने 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक, 7 से 14, ठीक, ध्यान रखेंगे। निमोनिक्स क्या? 7 को 2 बार कर लेते हैं, 7 दूनी 14। भक्ति काल 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य। यहाँ पे कितने वर्षों का? 200 वर्षों का, ठीक। द्वितीय काल 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के मध्य तक। वही सारी चीजें हैं जो शुक्ल ने स्वीकार किया है। आधुनिक काल यहाँ विशेष रूप से ध्यान रखने की जरूरत है, ठीक। आधुनिक काल जो है, इसे जो है नगेंद्र कितने भागों में बांटते हैं? इसे ये 4 भागों में विभाजित करते हैं। कौन सा? ये पहला क्या है? पुनर्जागरण काल। पुनर्जागरण काल जो है उसे भारतेंदु युग कहते हैं। अगर पूछ लेता है कि नगेंद्र भारतेंदु युग को किस नाम से पुकारते हैं,
पुकारते हैं तो क्या होगा? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण काल। ठीक, ध्यान रहेगा, पुनर्जागरण काल कहते हैं कौन? नगेंद्र। अब जागरण, ये क्या? सुधार। द्विवेदी जी ने क्या किया था? भाषा के क्षेत्र में सुधार किया था ना। जो जो पद्य की भाषा थी, पद्य की भाषा क्या थी भारतेंदु युग तक? पद्य की भाषा विशेष रूप से ब्रज भाषा ही थी। गद्य की भाषा खड़ी बोली थी, लेकिन वो सही एक तरह से ठिकाने पे नहीं थी, तो उसे ठिकाने पे लाने का कार्य किसने किया था? द्विवेदी जी ने। ठीक, और इसके अलावा क्या किया था इन्होंने? इसके अलावा विषय वस्तु पर भी इन्होंने ये क्या लिखते हैं, इनका एक कथन है कि राम कृष्ण पर बहुत लिखा जा चुका है, अब उन घटनाओं को लिखना है जो हमारे वास्तविक जीवन में घटित हो रही हैं। ध्यान रखना है इन्होंने। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इन्होंने क्या किया है? सुधार करने का कार्य किया है ना। तो यही जागरण, सुधार। सुधार अगर आ जाए तो ध्यान रखेंगे कौन से युग को संबोधित किया जाएगा नगेंद्र के द्वारा? द्विवेदी युग को। और समय सीमा क्या है? 1900 से 1918। भारतेंदु युग कब से? 57 से 1900। द्विवेदी युग 1900 से 18। अब चलते हैं छायावाद। छायावाद 18 से 38। ठीक, छायावाद उत्तर। छायावाद उत्तर को ये दो भागों में बांटते हैं। कौन नंबर है? प्रगति प्रयोग काल। प्रयोग, पहले प्रगतिवाद आया, फिर प्रयोगवाद, तो ये उसे एक ही साथ में रखते हैं, प्रगति फिर प्रयोग काल 38 से 53 तक। ठीक, ख नंबर है नवलेखन। नवलेखन काल कब है? 1953 से अब तक। आई होप की चीजें समझ आ रही होंगी। नोट्स भी बनाते चल रहे होंगे आप लोग। बहुत सरल सहज भाषा में पढ़ा रही हूँ, पूरी तरह से समझाने की कोशिश भी कर रही हूँ ताकि आप लोग को समझ आए। अब है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। ठीक है, 1986। ठीक, हिंदी साहित्य संवेदना का विकास। चतुर्वेदी जी अपने इतिहास ग्रंथ में आचार्य शुक्ल के काल विभाजन की स्वीकारोक्ति कुछ संशोधन के साथ इस प्रकार स्वीकार करते हैं। स्वीकार इन्होंने किसे किया है? आचार्य शुक्ल के ही काल विभाजन को कुछ संशोधन के साथ स्वीकार किया है। देखते हैं क्या संशोधन किया। आदिकाल, आदिकाल को इन्होंने कब से कब तक माना है? 1000 से 1350 माना है। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल को कब से? 1350 से 1650। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल कब से? 1650 से 1850। आधुनिक काल जो कि गद्य काल नाम से जाना जाता है, कब है? सन 1850 से अब तक। चले आगे। बच्चन सिंह। बच्चन सिंह की दो पुस्तक का नाम उल्लेख किया है मैंने। क्या है? आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 94 में। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास कब? 96 में। 2 वर्ष का अंतराल है। ठीक, और सबसे महत्वपूर्ण तो यही है कि आदिकाल को ये आदिकाल स्वीकारते ही नहीं है। आदिकाल को ये क्या स्वीकारते हैं? क्यों नहीं? आदिकाल का नाम आदिकाल क्यों नहीं स्वीकारते हैं ये? इनके अनुसार इससे बाबा 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 आजम के जमाने का बोध होता है, इसलिए क्या स्वीकार करते हैं? आदिकाल को अपभ्रंश काल स्वीकारते हैं। और अपभ्रंश काल और एक किसने नाम दिया था? धीरेन्द्र वर्मा ने दिया था ना, धीरेन्द्र वर्मा। ये हुआ आदिकाल। भक्तिकाल कब से कब तक? 1400 से 1650। रीतिकाल कब से कब तक? सन 1650 से 1857। आधुनिक काल 1857 से अब तक। ठीक, आगे चलते हैं। हमने क्या पढ़ लिया? हमारा आदिकाल पूरी तरह से कंप्लीट। ठीक, अब क्या है? आदिकाल के बाद कौन सा युग, कौन सा काल? भक्तिकाल।
यहाँ पे चलती हूं मैं। सबसे पहले तो जो हमारा भक्ति काल है, दो भागों में बंटता है ना, क्या क्या? निर्गुण, निर्गुण और सगुण। ठीक, फिर निर्गुण को दो भागों में बांटा जाता है, क्या? संत और क्या? सूफी। ठीक, और शगुन, शगुन को क्या बांटते हैं? शगुन को भी दो भागों में, राम और कृष्ण। ठीक, अब ये जो संत हैं, संत को क्या कहते हैं? संतों में क्या चीज की प्रधानता थी? विशेष रूप से ज्ञान की प्रधानता थी ना, तो इसे क्या कहा गया है? ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी शाखा। और सूफी में प्रेम की प्रधानता थी, इसीलिए इसे क्या कहा गया है? प्रेमाश्रयी, प्रेमाश्रयी शाखा। अब जान लेते हैं ये जो निर्गुण, निर्गुण नाम दिया किसने? निर्गुण नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ध्यान रखेंगे, निर्गुण नाम किसने दिया है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। और ज्ञानाश्रय किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। ज्ञानाश्रय याद इसलिए कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य को व्यवस्थित रूप से एक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का कार्य किसने किया था? रामचंद्र शुक्ल ने ही किया था। तो क्या थे वो? बहुत ज्ञानी थे। इससे आधार बना लीजिए, इसे निम्नलिखित ट्रिक जो भी कहें आप लोग बना लीजिए कि ज्ञानाश्रय किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। और संत काव्य, संत काव्य किसने? राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त और परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी की पुस्तक तो मैंने बताया था, उत्तर भारत की संत परंपरा करके, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। संत किसने कहा है? संत तीन लोगों ने कहा है। कौन कौन? एक तो है राम कुमार वर्मा, दूसरे हैं परशुराम चतुर्वेदी, तीसरे कौन? गणपति चंद्र। ठीक, निर्गुण का अवधारक किसने कहा है? हजारी प्रसाद। ज्ञानाश्रय किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल। ठीक, इसके अलावा इसे पूर्व मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया था आपको पहले भी। सबसे पहले ग्रियर्सन ने स्वर्ण काल का, यहाँ पे दो चीज आएंगी, एक है स्वर्ण काल, एक है स्वर्ण युग। स्वर्ण काल किसने कहा है? ध्यान रखेंगे तो स्वर्ण काल कहा है ग्रियर्सन ने। स्वर्ण युग किसने कहा है? स्वर्ण युग का है श्याम सुंदर, श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। सबसे पहले ग्रियर्सन ने इसे किस नाम से जाना है? स्वर्ण काल। और श्याम सुंदर दास ने मैंने बता दिया स्वर्ण युग। इसके अलावा मिश्र बंधु क्या कहते हैं? माध्यमिक काल। और गणपति चंद्रगुप्त क्या कहते हैं? इसे पूर्व मध्य काल। ठीक, आई होप कि पूरी चीजें कंप्लीट हो रही होंगी, होनी ही चाहिए। आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं रीतिकाल पे। आदिकाल पढ़ लिया हमने, भक्ति काल पढ़ लिया, अब क्या आता है? रीतिकाल आता है ना। तो ग्रियर्सन, ग्रियर्सन ने क्या नाम दिया है इसको? ग्रियर्सन ने इसे नाम दिया है रीति काव्य। ग्रियर्सन रीति काव्य। मिश्र बंधु अलंकृत काल। रीतिकाल किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। शिरोरेखा पूरी मिली रहेगी। श्रृंगार काल किसने कहा है? श्रृंगार काल कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने क्या कहा है? श्रृंगार काल कहा है। इस पे रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है कि रीतिकाल में दो ग्रंथों की प्रधानता थी। दो ग्रंथ कौन कौन से थे? दो ग्रंथ थे, एक श्रृंगार और एक श्रृंगार रस। दो रसों की प्रधानता थी, श्रृंगार रस और वीर रस। ठीक, श्रृंगार और वीर। किंतु शुक्ल के अनुसार प्रधानता किसकी थी? शुक्ल के अनुसार प्रधानता किसकी थी? श्रृंगार की थी।
अगर इसके आधार बनाकर इसे कोई श्रृंगार काल कहे तो क्या कह सकता है, ठीक। और कलाकाल, कलाकाल किसने कहा है? रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। शुक्ल का एक इंपॉर्टेंट मैं कहूंगी, बहुत परीक्षाओं में पूछा गया है, पढ़ लेते हैं इसे। वास्तव में श्रृंगार और वीर, इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। जैसे कि मैंने बताया, श्रृंगार और वीर। प्रधानता किसकी रही? प्रधानता किसकी रही? श्रृंगार की। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो क्या कह सकता है, ठीक। रस के आधार पर अगर कोई इस काल को श्रृंगार काल कहे तो क्या कह सकता है, ठीक। चलिए आगे। हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली? हमने पढ़ लिया आदिकाल, आदिकाल हो गया हमारा, भक्ति काल हो गया, भक्ति काल कंप्लीट। अब अभी अभी हमने रीतिकाल पढ़ लिया। अब बचता है क्या? आधुनिक काल। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को, ये वीवीआईपी है, आप लोग को ध्यान रखना ही है। आचार्य शुक्ल ने आधुनिक काल को 4 प्रकरणों में और 3 उत्थानों में विभाजित किया है। 4 क्या है? प्रकरण और 3 उत्थान। और आधुनिक काव्य की का समय 1843 से मानते हैं, ये भी ध्यान रखना है। किसका समय? काव्य का समय। कब से मानते हैं? 1843। प्रकरण 1, प्रकरण 1 क्या है? पुरानी धारा नाम से संवत 1900 से 1925। प्रकरण 2, नई धारा, ये क्या है? प्रथम उत्थान 1925 से संवत 1950। पूछता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रकरण 3, द्वितीय उत्थान, ठीक, 1950 से 1975। प्रकरण 4 क्या है? नई धारा, ये तृतीय उत्थान काल, 75 से अब तक वर्तमान काव्य धारा है ये प्रकरण 4 उनका, ठीक। आगे चलते हैं। ये हुआ हमारा प्रकरण 4 अभी, और उत्थान भी था ना। उत्थान कितने थे? 3। ध्यान रखेंगे यहाँ पे शुक्ल ने गद्य साहित्य को 3 उत्थानों में बांटा है। प्रथम उत्थान काल 1800 गद्य, यह ध्यान रखेंगे। प्रथम उत्थान कब से? 1868 से 1853। अगर वही बात करूं मैं काव्य को, कब से? 1843, ठीक। गद्य को कब से? और गद्य को 1868, ठीक, ध्यान रखेंगे। द्वितीय उत्थान 1893 से 1400, ये क्या है? भारतेंदु युग, ये द्विवेदी युग। और ये छायावाद, जो शुक्ल है वो छायावाद तक ही रचना कर पाए थे, उनके आगे उनका देहांत हो गया था। तृतीय उत्थान क्या है? 1918, ठीक। आगे चलते हैं। अब अन्य विद्वान, जितने भी अन्य विद्वान हैं उनके भी मत देख लेते हैं आधुनिक काल पर। मिश्र बंधु क्या कहते हैं? मिश्र बंधु इसको कहते हैं परिवर्तन काल। रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं? आधुनिक काल। बच्चन सिंह क्या कहते हैं? आधुनिक काल। नगेंद्र आधुनिक काल। नगेंद्र ने बताया मैंने कि पुनर्जागरण और जागरण सुधार नाम से 2 भागों में इसको बांट दिया है। आगे चलते हैं। बच्चन
बच्चन सिंह का विभाजन देखते हैं आधुनिक काल पर। वो क्या कहते हैं, पुनर्जागरण काल को कब से मानते हैं, 1857 से 1900 तो मानते हैं। और छायावाद बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है हमें। छायावाद जो कि 1918 से आरंभ माना गया है, इसे बच्चन सिंह छायावाद कहने के समर्थन में बिल्कुल नहीं थे। वो कहते हैं क्या, इसे कहते हैं स्वच्छंदतावाद। प्रश्न पूछा जाएगा कि छायावाद को स्वच्छंदतावाद किसने कहा है, किसने कहा, छायावाद को स्वच्छंदतावाद किसने कहा है, तो हमारा उत्तर क्या होगा, बच्चन सिंह ने। कोई मुझे ये बता दीजिए कि जो स्वच्छंदतावाद है, पाश्चात्य में इसके प्रवर्तक कौन है, वर्ड्सवर्थ। ठीक, ध्यान रखेंगे। स्वच्छंदतावाद जो कि इन्होंने माना है, तो स्वच्छंदतावाद के पूर्व को क्या कहेंगे, पूर्व स्वच्छंदतावाद। कब से, 1900 से 1918। स्वच्छंदता काल 1920 से 40 को जो हम क्या कहते हैं, छायावाद कहलाते हैं। और ये भी ध्यान रखेंगे कि 1920 से माना है इन्होंने। नगेंद्र कब से मानते हैं, 18 से मानते हैं। और उत्तर छायावाद कब से, 40 से 80। उत्तर छायावाद गद्य। ठीक, ध्यान रखेंगे सारी चीजें। आगे चलते हैं। ये हुई। अब हमने पढ़ लिया, हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली, कि हमारा आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, ये सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम चलते हैं कि हिंदी का पहला कवि किसने किसे माना है। ठीक, आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल किसे मानते हैं पहला कवि, आचार्य शुक्ल मानते हैं चंद बरदाई को मानते हैं क्या, पहला कवि। ठीक, इन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी, इन्होंने इनका जो महाकाव्य है वो क्या है, वो है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो को शुक्ल क्या मानते हैं, पृथ्वीराज रासो के संबंध में 3 प्रकार के मत हैं। एक तो इसे अप्रामाणिक मानते हैं, दूसरे इसको प्रामाणिक मानते हैं, प्रामाणिक, और तीसरे क्या मानते हैं इसे, अर्ध प्रामाणिक। शुक्ल किसमें आते हैं, अप्रामाणिक। ठीक, ये वास्तव में उनके अनुसार, उनका एक कथन है, वास्तव में ये ग्रंथ पूरा का पूरा क्या है, जाली है। ठीक, वो एकदम इसे अप्रामाणिक मानते हैं। फिर भी इन्होंने पहला कवि किसे स्वीकार किया, चंद बरदाई को। ठीक, ध्यान में रखेंगे ये सारी चीजें। आगे चलते हैं। राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन किसे मानते हैं पहला कवि, तो राहुल सांकृत्यायन मानते हैं सरहपा को। सरहपा कौन, सिद्धों में पहले सिद्ध कितने हैं, सिद्ध 84 सिद्ध का नाम आता है ना, 84। और सरहपा कौन पहले, सरहपा जो है वो क्या है, प्रथम सिद्ध है। ठीक, ये सारी चीजें जो एक्स्ट्रा में लिख रही हैं वो भी लिखेंगे आप लोग। प्रथम सिद्ध कौन है, सरहपा। और इसके अलावा ये जो सरहपा थे, इनके अन्य नाम भी पूछते हैं ठीक, परीक्षाओं में। हो सकता है सरहपा ना देख के क्या क्या दे दें, सरहपा ना देख के वहां पे दे दे सरोज वज्र, राहुल भद्र, सरहपा के ही नाम है क्या, सरोज वज्र और राहुल भद्र। ठीक, ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें।
और इनके कुल कितने ग्रंथ बताए जाते हैं? इनके कुल 32 ग्रंथ बताए जाते हैं। और सबसे प्रसिद्ध कौन सा है? सबसे प्रसिद्ध है दोहा कोश, इनका सबसे प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये सारी चीजें हुई, ठीक। इतना ही जानिए सरहप्पा के बारे में। शिव सिंह सेंगर, शिव सिंह सेंगर किसे मानते हैं? पुष्य या पुण्य नामक जो कवि है उसे मानते हैं। कौन? शिव सिंह सेंगर, ध्यान रखेंगे। शिव सिंह सेंगर किसे? पुष्य या पुण्य को। यहाँ पे पुष्पदंत करके भी एक आएंगे कवि, तो वो नहीं है, पुष्पदंत नहीं है, ये पुष्य या पुण्य है, ये दूसरे हैं। गणपति चंद्र, गणपति चंद्रगुप्त क्या मानते हैं? शालिभद्र सूरी को। डॉक्टर नगेंद्र सरहप्पा को। बच्चन सिंह किसे मानते हैं? विद्यापति को। और हजारे प्रसाद द्विवेदी किसे? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान का ही एक अन्य नाम पूछ लेता है, अद्दह। अगर अब्दुल रहमान ना दे के अद्दह मार दे तो ये मत कहिएगा हमने तो इसे पढ़ा ही नहीं। अब्दुल रहमान का ही एक अन्य नाम क्या है? अद्दहमान। इनकी एक बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, क्या है, किस नाम से? वह है संदेश रासक नाम से पाई जाती है। और ये क्या है? मुस्लिम द्वारा रचित देसी भाषा में, देसी भाषा में बहुत महत्वपूर्ण है ये, देसी भाषा में मुसलमान द्वारा रचित क्या है? रचित प्रथम ग्रंथ है, प्रथम ग्रंथ, ठीक। और संदेश रासक में कहाँ के वियोगिनी का वर्णन है? पूछता है परीक्षा में, तो विक्रमपुर, विक्रमपुर के एक वियोगिनी का वर्णन है। जो भी चीजें बताई जा रही है एक्स्ट्रा वो ध्यान रखना है। और इसके अलावा इसे पहला धर्मेतर रास ग्रंथ कहते हैं, कहते हैं। अब आते हैं स्वयंभू। स्वयंभू को किसने माना है पहला कवि? तो स्वयंभू को पहला कवि मानने वाले कौन है? वो है राम कुमार वर्मा। स्वयंभू पहला कवि किसने माना है? राम कुमार वर्मा ने। स्वयंभू के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। मैं लिखती हूं, स्वयंभू के विशेष रूप से 3 ग्रंथ के नाम लिए जाते हैं। कितने? 3 ग्रंथ। कौन कौन से? यहां लिखती हूं। पहला है पौमचर्यु, पौमचर्यु, ठीक। स्वयंभू का पहला ग्रंथ क्या है? पौमचर्यु। दूसरा क्या? ऋट्ठणेमिचर्यु, ऋट्ठणेमिचर्यु। तीसरा है स्वयंभू छंद, ठीक। ये चीजें ध्यान में रखेंगे। और यहाँ चलते हैं, स्वयंभू को मैं यहाँ ले चलती हूँ, वहां जगह नहीं हो रही है। स्वयंभू को कहाँ ले चलते हैं हम लोग? वहां पे ले चलते हैं स्वयंभू को। यहाँ हम स्वयंभू के बारे में देख लेते हैं चीजें एक्स्ट्रा।
स्वयंभू पे कर रहे थे। तो पौंचर्यु में किसका वर्णन है? सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि इसमें राम के चरित्र का वर्णन है। पौंचर्यु में किसका वर्णन है? राम के चरित्र का। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण बात है राम के चरित्र का वर्णन है। और कितनी संधियां हैं इसमें? 83 संधियां। ठीक है, और कांड कितने हैं? 5। ध्यान रखना है, पूछता है परीक्षा में। जो चीजें आप लोग को एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं वो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे कि 5 क्या है? कांड है। और स्वयंभू ने जो पौंचर्यु लिखा है वो किस पर आधारित है? राम के चरित्र पर। और ये 5 कांड है कौन कौन से, वो भी देख लेते हैं। तो पहला है विद्याधर, दूसरा है अयोध्या, तीसरा है सुंदर, युद्ध और उत्तर। ये चीजें ध्यान रखना है। 5 कंप्लीट, ये क्या? कांड। ठीक, ध्यान रखेंगे चीजें 5 कांडों में बटा है। और स्वयंभू को पहला कवि किसने कहा है? स्वयंभू को पहला कवि कहने वाले कौन थे? रामकुमार वर्मा। और एक इसमें एक चीज आती है जो कि बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा में पूछी जाती है। पहले तो इसमें मैंने बताया कितनी संधियां थी? 83। 83 मैंने लिखा ना यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैंने बताया है कितनी 83 है। पर बाद में चल के इसमें कितने हो गए थे? 90। हो सकता है आप लोगों में 90 पढ़ा हो, किसने ने कंफ्यूजन ना हो जाए तो मैं बता देती हूँ। तो 7 इसमें और जोड़ दी गई थी किसके द्वारा? त्रिभुवन। त्रिभुवन के द्वारा। त्रिभुवन कौन? स्वयंभू के पुत्र। ठीक है, और स्वयंभू को क्या कहते हैं? स्वयंभू को अपभ्रंश। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश का वाल्मीकि। अपभ्रंश का अपभ्रंश का क्या कहते हैं? वाल्मीकि कहते हैं। ध्यान रखना है चीजें। ठीक, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहते हैं? वाल्मीकि क्यों? वाल्मीकि ने क्या लिखा था? कौन सा ग्रंथ लिखा था? रामायण लिखा था ना। उसमें किसका वर्णन था? राम के चरित्र का वर्णन था। इसी प्रकार स्वयंभू ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? पौंचर्यु। पौंचर्यु में किसके चरित्र का वर्णन है? राम के चरित्र का वर्णन है। ठीक, आई होप की चीजें समझ पा रहे हैं आप लोग। आगे चलती हूँ। आगे देख लीजिए, सर्वसम्मति मत। सर्वसम्मति मत से किसने स्वीकार किया है? सर्वसम्मति मत से सरहपा को ही पहला कवि स्वीकारा गया है। सरहपा को किसने स्वीकार किया है? राहुल सांकृत्यायन ने स्वीकार किया है ना। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन और कौन? नगेंद्र भी तो स्वीकार करते हैं। और प्रथम रचना कौन सा है? प्रथम रचना श्रावकाचार। किसने किसके द्वारा लिखित है? देवसेनकृत। देवसेनकृत श्रावकाचार्य, जिसको पहली रचना स्वीकार किया गया है। आई होप कि आपने क्लास को एंजॉय किया होगा। इतनी सारी चीजें बताई गई, इसको आप लोग नोट करते चले होंगे, याद करते चले होंगे। आज का क्लास यहीं हम समाप्त करते हैं। आपने क्लास को एंजॉय किया, देखा, इसके लिए आप लोग का धन्यवाद। जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।